पकड़े जाने के बाद भी कई बार जेल से भागने की कोशिश किया। जिस प्रिजन कैंप में ले गए थे वहां सैकड़ों लोग थे। अंत में ले जाया गया एक ऐसे जेल कैंप में जो हाल ही में बनकर रेडी हुआ था। यहाँ के हालात को देख उसने प्लान किया, अब वो अकेला नहीं बल्कि भागेगा बाकी कैदियों के साथ। इस प्लान में 1, 2, 3 नहीं बल्कि शामिल होंगे 200 से 250 कैदी। लगभग प्लान सफल हुआ। सुरंग के माध्यम से एक एक कैदी बाहर निकलने लगे। बट बनाए गए सुरंग के बारे में वार्डन को पता चल गया। 21 मार्च साल 1942 को आज देश पोलैंड में स्टैग लेफ्ट 3 जेल बनकर रेडी हुआ है। जर्मन का तानाशाह हिटलर इसे खास लोगों के लिए ही बनवाया है। यह केवल युद्ध बंदियों प्रिजन ऑफ वार्स के लिए थे, नागरिकों के लिए नहीं। आप सोच सकते हैं जेल की स्थापना जर्मनी में होनी चाहिए, पोलैंड में कैसे? जैसा कि ये समय वर्ल्ड वार 2 का था। जापान की तरह जर्मनी का एडोल्फ हिटलर भी अपनी नाजी सेना के साथ पड़ोसी देशों के नाक में दम कर दिया था। पोलैंड जर्मनी के अंडर था उस टाइम। स्टैग लेफ्ट 3 द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे नोटेरियस नाजी जेल था। जेल में उन सोल्जर तथा पायलट को बंदी बनाया जा रहा था जो युद्ध के समय गलती से इनके टेरिटरी में आ जाते थे। कुछ ऐसे भी फाइटर पायलट थे जो दूसरे कैंपों से भागने की कोशिश कर चुके थे। उन्हें इस कैंप में लाने का सबसे बड़ा रीजन था इसका अलग तरह का डिजाइन। जेल कैंप की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसे 24 इंच ऊपर उठाया गया है जमीन से। कैदी भागने के लिए सुरंग बनाने की कोशिश किए, गार्ड को पता लगाना आसान हो जाएगा। कैंप का निर्माण ऐसी जमीन पर किया गया है जिसकी मिट्टी बहुत रेतीली थी। इससे भी बड़ी विशेषता थी यदि जमीन की कुछ ही फीट गहराई तक खुदाई की जाए, मिट्टी गहरे भूरे रंग के मिलेंगे। गहरे भूरे रंग की मिट्टी गार्ड के नजरों में आई, आसानी से पता लगाया जा सकता है कैदियों ने सुरंग की खुदाई की है। इतने सारे खूबियों के बाद भी सिस्मोग्राफ माइक्रोफोन लगाए गए थे जमीन के नीचे। ये माइक्रोफोन आसानी से खुदाई की आवाज सुन सकते हैं। इसी के साथ वॉच टावर पर 24 घंटे आर्म गार्ड तैनात रहते हैं। चाह कर भी कोई कैदी फेंस के पास नहीं जाता था। फेंसेस तक पहुँचने से पहले वार्निंग ट्रिप वायर है। जो भी उस लाइन को पार करने की कोशिश करेगा उसे गोली मार दी जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बाद भी एक कैदी भागने के लिए डिटरमाइंड था। वो अकेला नहीं भागना चाहता, खुद के साथ सैकड़ों पायलट को भी बाहर ले जाना चाहता है जेल से। वह एक ऐसे जेल ब्रेक की कल्पना कर रहा है जो इतना बड़ा होगा जर्मन मोर्चे को डिस्टेबलाइज कर दे। इसके बाद ये फिर से हिटलर के नाजी सेना के खिलाफ युद्ध का माहौल बनाएंगे। ये थे 33 वर्षीय RAF स्क्वाड्रन लीडर रोजर बसेल। रोजर बसेल साउथ अफ्रीकन थे, एक अंग्रेज परिवार से। लेकिन बसेल का हवाई युद्ध शुरू होने से पहले ही फाइटर जेट पर गोली मार दी गई। उन्हें जर्मन के तानाशाह हिटलर की नाजी सेना द्वारा पकड़ लिया गया। उसे जिस भी कैंप में ले जाया गया, ऐसा कोई कैंप नहीं मिला जो उसे ज्यादा समय तक रोक पाए। भागने की हर बार कोशिश करता था, लगभग सफल भी होता था। बट नाजी सिपाहियों के सामने उसकी हर एक कोशिश नाकामयाब साबित होती थी। वे शुरुआत से हाई रैंकिंग एयरफोर्स वाले कैदियों में से एक थे। इनकी यही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बाकी कैदियों के साथ मिलकर जेल से भागने के लिए दृढ़ संकल्प होती थी। जब तक युद्ध चलता रहा वे हर समय भागने की योजना बनाते थे। कभी भागने का प्लान होता था सोल्जर के ग्रुप द्वारा, तो कभी उन कैदियों की मदद भी लेते थे जो सिर्फ जेल से बाहर निकलना चाहते थे। बट असली समस्या तब आई जब जेल से भागने को सोचा। इस बार मकसद था चेकोस्लोवाकिया की ओर बढ़ने का। वहाँ के लोग हिटलर के अगेंस्ट हैं। उसे पूरा उम्मीद था मदद मिलेगी वहाँ पहुँचकर। वहाँ पहुँचने के बाद एक लोकल फैमिली ने उन्हें अपने यहाँ रुकने की परमिशन दी। बट वे चेकोस्लोवाकिया से बाहर जाने में देरी कर दिए। उसी समय रेनहार्ड हेफरी की हत्या कर दी गई और पूरा देश एक तरह से पुलिस ऑपरेशन तथा लॉकडाउन में चला गया। जो भी सस्पिशियस दिखता था अरेस्ट कर लेते थे। गलती से बसेल तथा उनके साथी पकड़े गए। जिस परिवार ने उन्हें छुपा कर रखा था, होश करने पर उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। वे कौन हैं, कब से यहाँ आए थे, अगला स्टेप क्या था इनका। अंत में उन 2 एयरफोर्स सोल्जर की मदद करने के आरोप में परिवार को मार दिया गया। जब बसेल को सच्चाई पता चली, वह सिर्फ न क्रोधित था बल्कि टूट चुका था। इसने नाजियों के प्रति उसके नफरत को और तेज कर दिया। उसने दृढ़ संकल्प किया, अब वह न सिर्फ जेल से भागेगा बल्कि नाजी सिपाहियों को कमजोर तथा बेबस बनाएगा। इसके लिए जो करना होगा करेगा। इसे उसी जेल में ले जाया गया जो कुछ ही मंथ पहले बनकर रेडी हुई है। ये था स्टागला लुफ्ट 3। इसे बनाने का सबसे बड़ा मकसद था जर्मनी के अन्य जेलों से भागे हुए कैदियों को लाना। जेल की खूबियों की वजह से एस्केप प्रूफ माना जाता था इसे। बट रोजर को इससे डर नहीं लगता। वह जैसे ही पहुंचा पहले से ही भागने के बारे में सोचने लगा। उसे जल्द ही कैंप से भागने की कमेटी, जिसे एक्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था, उसका लीडर बना दिया गया। वह भले ही भागने का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, लेकिन वह अकेले काम नहीं करता। मदद के लिए दर्जनों लोग थे। बट इनमें से पहला है जर्सी नाम का शख्स। ये था एक इंजीनियर। दूसरा था जिम वेल,
टीम डॉक्यूमेंट फॉर्गन है। उसने इस काम में महारत हासिल कर ली थी। डुप्लीकेट दस्तावेज बनाने में एक्सपर्ट है। इन 3 के अलावा और कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्हें जेल ब्रेक के बारे में पता है। रोजर कमेटी का कमांड होने के नाते उसे योजना के बारे में सोचना होगा। सबसे पहले सुरंग बनाने का ही प्लान आया, बट इसमें बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ आकर पता चला कईयों ने सुरंग बनाने की कोशिश की थी, बट जर्मन द्वारा पकड़े गए। अभी भी जर्मन सोल्जर्स सुरंग ढूंढ रहे हैं। जेल ब्रेक के लिए एक साहसी योजना बनाएं। एक नहीं बल्कि बनाएंगे 3 सुरंग। 3 सुरंगों को एक साथ बनाने का सबसे बड़ा रीजन था, अगर गलती से एक सुरंग पकड़ा गया बाकी 2 पर काम कर सकते थे। इस पर इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है यदि जर्मन सिपाही एक सुरंग को ढूंढकर नष्ट कर दिए, उन्हें यही लगेगा अब दूसरा सुरंग नहीं है, अब भागने में सक्षम नहीं होंगे। तीनों सुरंगें बनाई जा रही थी एक ही समय पर। नाजियों के पास भागने का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम थी। नाम दिया गया है एलिट सोल्जर्स। इन्हें कहा जाता है फेरेट्स। फेरेट्स की टीम बनाने का सबसे बड़ा रीजन तो यही है, पिछले कई कैंप से सुरंग बनाकर भागने के वारदात हो चुके हैं। ये एक्सपीरियंस गार्ड थे, साथ ही साथ पास्ट में जेलों की सजा काट चुके हैं। यही रीजन है कि ये एक्सपीरियंस हैं। बट इन्हें कहाँ पता इनके पैरों तले कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। रोजर तथा उसकी टीम ये बात भली भांति जानती है कि भागने का प्लान गुप्त रखना कितना जरूरी है। जैसा कि 3 सुरंगों पर एक साथ काम करेंगे। तीनों टनल को कोड नेम दिया गया। नाम रखा गया एक इंसान के नाम पर, पहला टॉम, दूसरा हेरी तथा तीसरा डिक। ऐसा करके ब्रिटिश कैदियों को आपस में बातें करनी आसान हुई। जब भी सुरंगों के बारे में बात होता था यही कहते थे, डिक कैसा है, टॉम कैसा है, हैरी में सब सही है ना। जल्दी एहसास हुआ कि इस तरह के नाम से गार्ड ही धोखा नहीं खाएंगे बल्कि भ्रमित हो जाएंगे कैदी भी। आगे का प्लान रहेगा जेल कैंप में सिर्फ एक ही बंदे को प्लान में शामिल किया जाए। जैसे ही काम पूरा होगा बाकी कैदियों को बता दिया जाएगा। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हर कैंप से एक बंदे को ढूंढ लिए। एक साथ 3 टनल पर काम करने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत थी। हर कैंप के जो लीडर थे उन्होंने फैसला किया, हम जिस भी कैदी को अंदर लाएंगे लाने से पहले प्रूफ करना पड़ेगा ये भरोसेमंद है। इन्हें हर समय यही डर लगा रहता कि कोई ऐसा कैदी न आ जाए जो पूरे प्लान पर पानी फेर दे, सच रिवील न कर दे जर्मन के सामने। कैदियों से खतरा तो था ही, बट इससे भी बड़ा खतरा है जासूसी गार्ड से। कुछ गार्ड तो ऐसे होते थे जो डुप्लीकेट कैदी बनकर रहते थे उन्हीं के बीच। जबकि रोजर का प्लान है बड़ी संख्या में युद्ध बंदियों को जेल से भगाना। ज्यादातर प्रिजन ब्रेक में दर्जन भर कैदी होते थे। भागने वालों की संख्या होगी लगभग 200। समूह में भागने का सबसे बड़ा रीजन था कि जर्मन को बड़े व्यापक तौर पर खोज शुरू करना होगा। कम गार्ड के होने से कुछ पकड़े भी गए, पर फिर भी भागने वालों की संख्या पकड़े जाने वाले से कई गुना होगी। रोजर का मानना था 200 से 250 पायलटों का भागना। जर्मनी में नाजी संघ के बीच इतना अराजकता फैलेगा, इसका जर्मन नेतृत्व पर अनगिनत नुकसान होगा। एक ही कैंप में सभी को इकट्ठा किया, स्पीच देना शुरू किया। कहता है इस कमरे में हर कोई उधार की जिंदगी जी रहा है, शर्म से हम सभी को मर जाना चाहिए। ईश्वर ने ये राशन हमें इसलिए दिया है ताकि हम अपना जीवन नर्क बना सकें। क्या तुम सब इस तरह की नर्क की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो? यदि नहीं तो जो मैं कहता हूँ सुनो। यहाँ 3 टनल की खुदाई होगी। सुरंगों का निकनेम होगा टॉम, डिक तथा हैरी। तीनों में से एक सफल होगा जो हम सभी को ले जाएगा आजादी की ओर। इस जेल में खुदाई करना असंभव जैसा कठिन है। किसी भी सुरंग को जंगल तक पहुंचाने के लिए लगभग 300 फीट तक खुदाई करनी होगी। हर क्षण समस्याएं होंगी। पहला यही है कि नीचे की रेत स्थिर होनी चाहिए। इसे ढूंढ लिए तो अगला होना चाहिए भूकंप मापने वाला यंत्र, सिस्मोग्राफ, माइक्रोफोन। सबसे बड़ी समस्या होगी खुदाई करने वाले उपकरणों की कमी। रोजर सबसे पहले उन जासूसों पर नजर रखेंगे जो इन पर नजर रखने के लिए हैं। सभी पायलट अपने जासूसी नेटवर्क बनाए। रोजर की टीम कई स्टेज में थी। टॉप पर कुछ चुनिंदा लोग ही थे, उन्हें ही सारे प्लान पता होते थे, जबकि उसके नीचे वाले उससे कम, थर्ड फेस वालों को उससे भी कम। किसी को भी ये जानने के लिए अलाउ नहीं था कि उन्हें क्या जानना चाहिए। इस तरह टनल बनाने की योजना शुरू हुई। स्टार्टिंग में इसके बारे में पता था सिर्फ 4 से 5 लोगों को। नाजी स्पाई पर नजर रखते हुए जब भी कुछ गड़बड़ लगता सूचना देने के लिए अपनी टीम को इशारा देते थे, जैसे हाथ उठाना, बाल खुजाना। हर इशारों में एक कोड होता था। इस तरह बिना बात किए एक दूसरे को सब कुछ बता देते थे। इन अजीबो गरीब इशारों से पता चल जाता था कि स्पाई आ रहे हैं उनकी ओर। कैंप में खुदाई कर रहे लोग अलर्ट हो जाते थे। जेल के चारों ओर की मिट्टी काफी रेतीली थी। खोदना आसान है बट उसे स्थिर बनाना बहुत मुश्किल। रेत उसी तरह बिहेव करता है जैसे कुछ हिस्सा आपके हाथ पर हो। खुदाई के बाद सुरंग ढह न जाए, सपोर्ट देने के लिए लकड़ी के फलटों की जरूरत थी। ये स्लेट्स निकाले गए बिस्तर से। बिस्तर के बोर्डों को एक जगह स्थिर बनाए रखने के लिए कील तथा हथौड़े की जरूरत थी। अगर ये मिल भी गया तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
ऐसा करते समय नॉइस होगी, पकड़े जाएंगे। बिस्तर के बोर्ड को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया कि बिना कील के ही स्टेबल कर सकते हैं। सुरंग 350 फीट लंबी होगी। इस हिसाब से सैकड़ों लकड़ी के बोर्ड चाहिए होंगे। हजारों बिस्तर की बोर्ड लानी होगी। भागने की योजना के लिए बिस्तर को बलिदान करने को तैयार थे। कैंप में इन्हें म्यूजिक बनाने की परमिशन थी। ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर के अंदर एक स्प्रिंग था। यह मेटल का था। जब स्प्रिंग को ओपन करते हैं तो यह एक कठोर प्लेट होती है, बहुत मजबूत होता है। फाइल के साथ इसमें तीस बना सकते हैं और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं आरे के रूप में। बारी बारी से जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड की गयी। अब सिर्फ खुदाई करना होगा। रोजर के टीम को सबसे बड़ा ध्यान रखना था कि इन्हें ऐसी खुदाई करनी होगी किसी भी तरह के माइक्रोफोन द्वारा पकड़े न जाएं। मतलब सुरंगें गहरी होनी चाहिए। लगभग होना चाहिए जमीन से 30 फीट नीचे। टनल का पर्याप्त गहराई है कैंप के बाहर। सुरंग खोदने से पहले ये सैकड़ों फीट हो सकता है। खुदाई की गई रेत जमीन में संकुचित होने की तुलना में बाहर कहीं ज्यादा होगी। डेटा के अनुसार लगभग 125 टन रेत बाहर निकाली गई। इससे भी बड़ी समस्या हुई उसे छुपाने की। कुछ ऐसा तरीका ढूंढना था कि जर्मनों की नजर में न आए। एक लंबे सुरंग के साथ हर चीजें मुश्किल होती गयी। हर तरीका ढूंढा गया कि मिट्टियों को कहाँ छुपाया जाए। नॉर्मली मिट्टी को इधर उधर फेंक दिया जाए तो पता नहीं चलेगा, बट वह रेत जो जमीन से निकाली जा रही थी वह येलो कलर में था, चमक रहा था सोने की तरह। गलती से रेत का थोड़ा हिस्सा भी जर्मन की नजरों में आया तो आसानी से पकड़े जाएंगे। इसी समय इनकी नजर गई पास के सब्जी के खेत पर। यह अच्छा जगह था रेत को फैलाने का। ये पैंट में रेत को छुपा कर ले जाते थे। मौका मिलते ही बिना किसी के पता हुए बगैर रेत को फैला देते थे जमीन पर। सुरंग के बारे में महत्वपूर्ण बात यह थी, कैंप जमीन से 24 इंच ऊपर था। आगे सोचना यही था कि यदि सुरंग बनकर रेडी हुआ, भागने के लिए कौन सा एंट्री पॉइंट होगा। क्या ये कैंप के नीचे से जाएंगे या फिर घूम कर आना होगा कैंप के गेट की ओर। कैंप कई स्लैब के ऊपर टिका था। सुरंग बनाई थी उसी स्लैब के बीच। ऐसे में गार्ड कैंप के नीचे देखेंगे भी उन्हें नहीं दिखेगा। कभी कभी जांच के लिए कैंप में गार्ड आते थे। पास में एक पुराना चूल्हा था, सालों से उसका यूज नहीं होता। यह सबसे अच्छा था सुरंग को छुपाने का। समय के साथ काम में तेजी की गई क्योंकि गार्ड अब पहले से ज्यादा पहरेदारी देने लगे हैं। इन्हें हर पल डर लगा रहता कि गलती से पकड़े न जाएं। फाइनली वह वक्त आ गया जिसे लेकर हमेशा से डर रहे थे। यह था पहला टनल जिसका निकनेम था टॉम। गलती से जांच के समय एक गार्ड की नजर चूल्हे के पास गई। वहां रेत तो नहीं मिली बट कुछ सफेद चिकनी मिट्टी मिली। रोजर के साथ सभी टीम मेंबर डरने लगे। बस उस समय का इंतजार कर रहे थे कि इसके बाद क्या होगा। लास्ट में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। पहला सुरंग पकड़ा गया। पूरे सुरंग को ग्रेनाइट के साथ तबाह कर दिए। स्टाफ को यह देखकर हैरानी हुई कि सुरंग को वेल इंजीनियरिंग डिजाइन किया गया है, कुछ ऐसा जिसे एक्सपीरियंस लोग ही बना सकते थे। अब पूरी तरह कंफर्म हो गया कि कैदियों के पास अब दूसरे सुरंग नहीं है। मान लिया गया सभी उपकरण तथा टूल्स इसी सुरंग में डालकर तबाह कर दिए गए हैं। समय के साथ गार्ड का शक कम होने लगा। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद रोजर ने एक बार फिर से काम में तेजी लाने का फैसला किए। खैर उसका एक साथ 3 सुरंगों पर काम करना सही साबित हुआ। सिर्फ एक ही टनल नहीं खोजा गया बल्कि कैंप को और बड़ा करने के लिए आसपास के पेड़ों को काटा जाने लगा। ऐसा करने से टनल की लंबाई और बढ़ानी होगी। पेड़ की कटाई के समय एक और सुरंग का खुलासा हुआ। यह था डिक नाम का टनल। अब बचा है आखिरी टनल, हैरी। अब यही इनकी एकमात्र उम्मीद थी। सुरंग को बनाने में यूज किए गए सभी टूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट था वेंटिलेशन सिस्टम, क्योंकि जैसे जैसे टनल का लेंथ बढ़ेगा ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। यही काम आएगा वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन सिस्टम के लिए पाइप मिलना मुश्किल था। कैदियों ने नोटिस किया रेड क्रॉस के पैकेट में आने वाला कैन वाला दूध एक एयर सिस्टम बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इन्हें कहा जाता था क्लीम कैंस, क्योंकि पाउडर मिल्क के ब्रांड का नाम था क्लीम। मिल्क का स्पेलिंग है MILK। यदि आप इसका उल्टा करेंगे होगा क्लीम। ये एक टीन को दूसरे टीन के साथ जोड़कर वेंटिलेशन सिस्टम बना सकते हैं। पाइप जैसा सिस्टम तो बन गया। अब जरूरत थी हवा पंपिंग मशीन की। इन्होंने मैनुअली एक बैक पाइप बनाई जिसे हाथ से चलाकर अंदर हवा भेजी जा सकती थी। सब कुछ परफेक्ट था बट फिर भी एक समस्या है, क्योंकि टनल सकरा है। आप सीधे चले जाएंगे बट वापस मुड़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। ये जैसे जैसे लंबा होता जाता है एक बड़ी समस्या बन जाती है। ये वास्तव में बहुत नैरो सुरंग है। इन्होंने डिस्क के पहिए के साथ एक ट्रॉली बनाई। ट्रॉली पर बेस एक रेलवे बनाई। ट्रॉली को बाहर से रस्सी की हेल्प से खींचा जाता था। इसी तरह ये बारी बारी से सुरंग की खुदाई करते रहे। जितने भी कैदी थे वे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश में रहते थे जो इनके काम आ सके। जो भी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी चीजें मिलती थी इकट्ठा कर लेते थे। गहराई बढ़ने से टनल में अंधेरा होने लगा। लाइटिंग की जरूरत पड़ने लगी। वायर डिपार्टमेंट में कुछ कैदी काम करते थे। उन्होंने 300 गज वायर चुरा ली।
जनवरी साल 1944 तक टनल लगभग कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद रोजर तथा उनके साथी नकली डॉक्यूमेंट बनाने तथा भेष बदलने के लिए मजबूर थे, क्योंकि नॉर्मली यहाँ से निकले तो लोकल ग्रामीण इलाकों से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। उन्हें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाने होंगे। ये प्रिजन कैंप इतना बड़ा था, दस्तावेज को चुराना मुश्किल नहीं होगा। चुरा कर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसे होंगे तथा डुप्लीकेट कैसे बनाया जाएगा। इनमें कुछ काफी कलात्मक थे। वे आसानी से डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट बना लेते थे। उन्हें पता होता था कि कागज को कैसे पुराना दिखाना है। ये भी ध्यान रखना है कि ये रियल कैसे दिखे। अब जरूरत थी ऑफिशियल स्टैंप की। मुहर चुराना मुश्किल था। इन्होंने जूते के बेस से चमड़े के टुकड़े निकाले, छोटे छोटे स्केल्पल चाकू की हेल्प से उस पर निशान बनाए। कुछ इस तरह डिजाइन बनाया गया कि रियल मुहर की तरह लगे। अब ये आसानी से इसे पासपोर्ट पर मुहर की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। हर जर्मन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के लिए फोटोग्राफ रिक्वायर्ड थी। फोटो के लिए कैमरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब बारी थी रिश्वत देकर कुछ गार्ड की मदद लें। उन्हें गार्डों को ब्लैकमेल करना आता था। अगर गार्ड के जेब से कुछ चुरा लिए, जैसे कोई पास या फिर उनकी चाबी, और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए कह सकते हैं कि मैंने सुना है तुमने अपना पास खो दिया। क्या तुम्हें पता है, अगर ये बात मैं कमांडेंट को बता दूं कि तुमने अपना पास खो दिया है, इस गलती के लिए तुम्हें ईस्टर्न फ्रंट पर भेज दिया जाएगा। अगर तुम चाहते हो ये बात मेरे और तुम्हारे बीच रहे तो मुझे कुछ चाहिए, क्या तुम लाकर दोगे? वह रेडी हो गया। कैमरा मिलते ही लोगों के जाली डॉक्यूमेंट बनाए जाने लगे। इन सब कामों में 2 महीने का वक्त बीत गया। लगभग सुरंग पूरी हो चुकी है। सिर्फ एक चीज बाकी है, भागना। टनल कंप्लीट होने के बाद 200 लोग तैयार थे भागने के लिए। रोजर सही समय का इंतजार किया, क्योंकि उस समय चांदनी रात थी। कैंप में एक मौसम वैज्ञानिक था, मेट्रोलॉजिस्ट। उसने बताया 24 मार्च को भागने का सही समय है। हुआ भी ऐसा ही। 24 मार्च की रात सभी एक जगह इकट्ठा होने लगे। 1 साल की लंबी प्लानिंग तथा हार्ड वर्क सफल होने वाला था। रात के 9 बजे के बाद से एक एक सुरंग में जाने लगे। कई लोग अंदर जा चुके थे बट बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि आखिरी पॉइंट अभी भी बंद था। ऐसा जानबूझकर किया गया। प्लान था जब बाहर निकलेंगे उसी समय हटा दिया जाएगा। सामने थी मिट्टी की छोटी लेयर। जब पहला शख्स टनल से बाहर निकला, उसे बहुत आश्चर्य हुआ ये जानकर सुरंग लंबी नहीं है। उन्हें लग रहा था हम जंगल के बीच निकलेंगे, बट जब जेल से बाहर आए तो जेल की दूरी थी सिर्फ 50 गज। सुराग था ऑब्जर्वेशन टावर के ठीक नीचे। टावर पर तैनात गार्ड मशीन गन से लैस थे। जो भी हो, इन्हें बाहर निकलने के लिए कहा गया। यह सिर्फ एक समस्या नहीं है। जैसा कि वर्ल्ड वार 2 का माहौल है, युद्ध बंदियों को बचाने के लिए अभी भी जर्मनी के बीच युद्ध चल रहा है। इन्हीं के साथियों ने उसी समय बमबारी की। बर्निल पर ये रेड का मतलब था पूरा इलाका ब्लैकआउट में चला गया। जैसे ही कैंप में बिजली कट हुई, टनल के अंदर की भी इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई। इस समय सुरंग में 60 से 70 कैदी भरे हुए थे। अचानक लाइटों के बंद होने से माहौल डरावना हो गया। वे बाहर नहीं निकलना चाहते थे। थोड़े वक्त बाद बिजली वापस आ गई, बट भागने में देरी हुई। लगभग 1:30 बजे तक टनल के अंदर ही रहे। सुबह होते होते अंदर ही बेहोश हो गए। 4:45 बजे लोगों की आंखें खुली। जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश शुरू हुई। 76 लोग पहले ही टनल से निकलकर जंगल में जा चुके थे। इस समय टनल में थे सिर्फ 4। यही 4 थे आखिरी लोग। किस्मत इतनी बुरी थी कि बाहर निकलते समय गार्ड टावर से देख लिया गया। लगभग 5 बजे भागने की पूरी योजना रुक गई। जो लोग सुरंग में थे उन्हें पीछे हटना पड़ा, जबकि वे 4 लोग जो लास्ट में निकले गए थे वे पकड़े गए। समय रहते अरेस्ट कर लिया गया, जबकि 76 लोग भागने में कामयाब हुए थे। उनसे जितना हो सका कैंप से दूर होने की कोशिश किए। इस तरह 2 में से सिर्फ 76 लोग भागने में सफल हुए थे। उनमें रोजर भी शामिल थे। ओरिजिनल तो 250 लोगों को प्रिजन से भगाना था, बट भाग पाए सिर्फ 76। अलर्ट जारी होते ही नाजी सिपाही ढूंढने में लग गए। भागे हुए 2 पायलट स्वीडिश एयरक्राफ्ट तक पहुंचे, जबकि बाकी 72 घंटों के अंदर ही पकड़े गए थे। इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो कुछ ही मील दूर जा पाए थे। सफल भागने वाले में तीसरा था बॉब नाम का शख्स। वह पूरे जर्मनी को पार करके पहुंचा नीदरलैंड। वहां वह रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा। उन्होंने उसे फ्रांस के ग्रुप के बीच पहुंचाया। इसके बाद वह पूरे फ्रांस को पार करते हुए पहुंचा पायरेनीज। यहाँ से पहुंचा स्पेन, फिर जिब्राल्टर, आखिर में आया इंग्लैंड। इंग्लैंड पहुंचने में पूरे 3 महीने लगे थे, बट फिर भी एक भागने वाले के लिए अद्भुत सक्सेस था। बाकी भागने वालों को अच्छी किस्मत नहीं मिली। सभी युद्धबंदियों को यही लग रहा था कि जब तक वे प्रिजन ऑफ वार्स हैं, उन्हें नहीं मारा जाएगा। उन्हें हिरासत में डालकर सजा दी जा सकती है, बट वे कभी नहीं सोच सकते थे कि उन्हें मारा जा सकता है। बट अल्टीमेटली यही हुआ। जब भागने की खबर हिटलर तक पहुंची, वह बहुत नाखुश था। उसका रिएक्शन था भागने वाले में शामिल सभी को मार दिया जाए। हिटलर के इस फैसले से कई नाजी सिपाही संतुष्ट नहीं थे। मनाने की बहुत कोशिश की है, बट फिर भी 50 को मारने को कहा गया। इन पुरुषों को बहुत क्रूर तरीके से फांसी दी गई। 50 मरने वालों में रोजर बसेल भी थे, जिन्हें हिटलर के आदेश पर क्रूरता के साथ फांसी की सजा दी गई। मरकर भी रोजर की योजना असफल नहीं हुई। उनका लक्ष्य आजादी नहीं था, बल्कि था हिटलर को कमजोर करना। उसने किया भी।